हे शमशान के देवता, 4 बलियां स्वीकार करो। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है। अब तुम्हें समझ आया राधा? छवारा गांव दिन के समय बेहद शांत और मनमोहक दिखाई देता था। चारों ओर फैले खेत, मिट्टी की पगडंडियां, पुराने घर और गांव से कुछ दूर बहती नदी इसकी सौंदर्यता बढ़ाते थे। इसी गांव में कमलेश चंद्रपाल अपनी पत्नी राधा और 3 बच्चों रवि, राहुल और सोनिया के साथ रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, मगर आपसी प्रेम और अपनापन इतना था कि छोटी सी परेशानी भी सब मिलकर सह लेते थे। भैया तुम रोज मुझे ही काम बताते रहते हो, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। कल से मैं सोच रहा हूँ कि घर का सारा काम तुम करोगे और मैं आराम से बैठकर तुम्हें आदेश दूंगा। आखिर छोटा भाई होने का भी तो कोई फायदा होना चाहिए। तू छोटा भाई है इसलिए तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, वरना तेरी ये बातें सुनकर मैं अभी तुझे बाहर भेज देता। काम से बचने के लिए तेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है, लेकिन जब सच में मदद की जरूरत हो तब तू सबसे पहले गायब हो जाता है। आप दोनों फिर शुरू हो गए। माँ सुबह से काम कर रही हैं और आप दोनों बस एक दूसरे को चिढ़ाने में लगे हैं। कभी सोच लिया करो कि घर में शांति नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे राहुल भैया, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं माँ को बता दूंगी। बस करो तुम तीनों, सुबह से घर में तुम्हारी आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। रवि, तू राहुल को ज्यादा मत छेड़, और राहुल तू भी हर बात में बहस करना छोड़ दे। कमलेश बाहर बैठे हैं, उन्हें भी थोड़ा चैन से बैठने दो। घर है, अखाड़ा नहीं। राधा, बच्चों को रहने दे, इनकी हंसी मजाक से ही तो घर में रौनक रहती है। आदमी बाहर दिन भर कितनी भी परेशानी देख ले, लेकिन घर लौटकर अपने बच्चों को हंसते हुए देख ले तो मन हल्का हो जाता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार पर हमेशा ऐसी ही खुशियां बनी रहें। कमलेश की बात सुनकर राधा हल्का सा मुस्कुरा दी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में इसी परिवार की खुशियों पर एक ऐसा अंधकार उतरने वाला है जिसकी शुरुआत एक साधारण सी रात से होगी। उस रात गांव में चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में चांदनी हल्की थी और ठंडी हवा खेतों से गुजरती हुई नदी की ओर जा रही थी। राधा नदी से पानी भरकर वापस लौट रही थी। सुनसान रास्ते पर उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि उसी गांव में 3 मंदिर को राधा की नदी करने वाली है। नदी के लिए सामने जाने वाला है। रास्ते के पास अंधकार में कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वज्रनाथ की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, वह कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर गया। राधा की सरलता और मनमोहक सौंदर्य ने उसे विचलित कर दिया। उसके भीतर पहले आकर्षण पैदा हुआ, फिर लालसा, और कुछ ही क्षणों में वही लालसा एक कुटिल विचार में बदल गई। ऐसी सौंदर्यता मैंने वर्षों की साधना में भी नहीं देखी। यदि ये स्त्री मेरे वश में आ जाए तो मेरी साधना को एक नई शक्ति मिल सकती है, मगर इसके परिवार को अलग किए बिना ये संभव नहीं होगा। मुझे ऐसा रास्ता खोजना होगा जिसमें राधा स्वयं मेरे पास आए और उसे ये भी पता ना चले कि वो मेरे जाल में फंस चुकी है। वज्रनाथ ने उसी रात मन ही मन एक भयानक योजना बना ली। राधा को अपने वश में करने के लिए उसके परिवार के 4 सदस्यों को अपनी तांत्रिक साधना का हिस्सा बनाना होगा, लेकिन वह अपनी कुटिल योजना तुरंत सामने नहीं ला सकता था। उसे पहले इस परिवार का विश्वास जीतना था। अगले कुछ दिनों तक वज्रनाथ ने खुद को एक सामान्य और मददगार व्यक्ति की तरह पेश किया। वह रास्ते में कमलेश से हालचाल पूछता, बच्चों को देखकर मुस्कुरा देता और राधा के सामने भी ऐसा व्यवहार करता जैसे उसे परिवार की चिंता हो। उसकी यही सहजता धीरे धीरे सबके मन से संदेह मिटाने लगी। लेकिन एक रात अचानक सोनिया की नींद खुली। माँ जल्दी उठो, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है।
मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर मुझे लगातार देख रहा है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो भी वही एहसास होता है। बेटी, घबरा मत, मैं यहीं हूँ। शायद कोई डरावना सपना देखा होगा। तू पानी पी ले और मेरे पास ही लेट जा। देख, घर में सब सुरक्षित हैं और दरवाजे भी बंद हैं। कोई बाहर नहीं है, इसलिए अपने मन से डर निकाल दे। राधा ने सोनिया को सीने से लगा लिया, लेकिन सोनिया का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। रवि और राहुल भी जागकर कमरे में आ गए। कुछ ही देर में सोनिया की हालत और विचित्र होने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वह लगातार कमरे के खाली कोने को देख रही थी। सोनिया, उधर क्या देख रही हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। तुम ठीक से मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो अभी पिताजी को बुलाते हैं और सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। भैया, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां कोई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, मगर जितना मैं उसे सुनने से बचती हूँ उतनी ही साफ वो आवाज मेरे कानों के पास आने लगती है। राधा ने तुरंत उस खाली कोने की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन सोनिया की हालत देखकर उसके मन में पहली बार अनहोनी का भय पैदा हो चुका था। अगली सुबह कमलेश चंद्रपाल ने देर किए बिना सोनिया को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। रवि, राहुल, राधा और कमलेश सभी सोनिया के साथ अस्पताल पहुंचे। जांच हुई, दवाइयां दी गईं और परिवार को भरोसा दिलाया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। बेटी, अब तू चिंता मत कर। डॉक्टर ने दवा दी है, सब ठीक हो जाएगा। तू बस आराम कर और जो भी परेशानी हो मुझे तुरंत बता देना। रात को जो हुआ उसे भूल जा। हम सब तेरे साथ हैं और जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। राधा सही कह रही है। हमने अस्पताल में दिखा दिया है, अब घबराने से कोई फायदा नहीं। रवि, तू दवाइयों का ध्यान रखना, और राहुल, तू भी बेवजह डराने वाली बातें मत करना। सोनिया को अभी हमारे भरोसे की जरूरत है, डर की नहीं। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा जिससे उसकी हालत इतनी विचित्र हो। भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टरों ने इतनी जांच कर ली, फिर भी सोनिया ठीक नहीं हो रही। रात को जो उसने बताया था, अगर वो सच में किसी को देख रही थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी डरकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। पहले हम सोनिया को ठीक कराने की हर कोशिश करेंगे। अगर अस्पताल से फायदा नहीं हुआ तो गांव में कोई और रास्ता देखेंगे, लेकिन मैं बिना वजह किसी रहस्यमयी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। उसी समय कमरे के बाहर से गुजरते हुए वज्रनाथ की नजर सोनिया पर पड़ी। वह कुछ पल रुका। उसके चेहरे पर चिंता जैसा भाव आया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी कुटिल चमक किसी की नजर में नहीं आई। कमलेश, बेटी की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई? तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम लोग बहुत परेशान हो। अगर डॉक्टरों की दवा से फायदा नहीं हो रहा तो शायद बीमारी का कारण कुछ और है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां ऐसी रहस्यमयी परेशानियों का उपाय किया जाता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो वज्रनाथ? हमने डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन अभी तक फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हें सच में कोई ऐसा उपाय पता है जिससे मेरी बेटी ठीक हो सकती है तो साफ साफ बताओ। इस समय हम किसी भी ऐसी मदद को ठुकराना नहीं चाहते जिससे सोनिया की हालत सुधर सके। उपाय है, मगर आसान नहीं। रात के समय शमशान घाट जाना पड़ेगा। वहां एक विशेष विधि करनी होगी।
डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर विधि अधूरी रह गई तो सोनिया की परेशानी और बढ़ सकती है। राधा ने वज्रनाथ की बात सुनी तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। श्मशान घाट का नाम सुनते ही उसके भीतर अनजाना भय जाग उठा, लेकिन सामने उसकी बेटी थी और माँ की ममता अक्सर इंसान को उस रास्ते पर भी ले जाती है जहाँ जाने से उसका मन खुद उसे रोकता है। अगर मेरी बेटी सच में ठीक हो सकती है तो मैं वहां जाने से पीछे नहीं हटूंगी। मगर वज्रनाथ, मुझे तुमसे एक बात चाहिए। जो भी करना है, सोनिया को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा भी छल हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। वज्रनाथ ने राधा की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में सहानुभूति नहीं थी, उसमें एक ऐसी लालसा छिपी थी जिसका रहस्य अभी राधा से कोसों दूर था। और उसी रात वह परिवार को श्मशान घाट ले जाने वाला था। लेकिन राधा को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वह अपनी बेटी का रक्षक समझ रही है, वही उसके पूरे परिवार को एक भयावह तांत्रिक जाल में फंसा चुका था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। छवारा गांव के घरों में एक एक करके दीपक बुझने लगे थे। कमलेश चंद्रपाल के घर में मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सोनिया की हालत अब भी विचलित करने वाली थी और राधा के मन में वज्रनाथ की कही बात लगातार घूम रही थी। श्मशान घाट जाना होगा। कमलेश, मेरा मन अभी भी उस जगह जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों वज्रनाथ की बात सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन होने लगी है। मगर सोनिया को इस हालत में देखकर मैं बैठी भी नहीं रह सकती। अगर वहां जाने से मेरी बेटी ठीक हो सकती है तो मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगी। राधा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे शमशान घाट जाने का विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमने अस्पताल में भी पूरी कोशिश कर ली है। सोनिया की हालत लगातार बिगड़ रही है। अगर वज्रनाथ सच में कोई उपाय जानता है तो एक बार उसकी बात मान लेने में हर्ज नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि हम सब साथ रहें। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सोनिया को इस हालत में अकेले भेजना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है, वज्रनाथ ने अस्पताल में ही शमशान की बात क्यों की? अगर ये कोई सामान्य पूजा या इलाज है तो उसने पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मुझे उसके व्यवहार में कुछ रहस्यमयी जरूर लग रहा है। भैया, मुझे तो शुरू से ही वो आदमी कुछ अजीब लगता है। जब भी सोनिया को देखता है उसकी नज़र कुछ ज़्यादा देर तक उसी पर रहती है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन आज रात हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम वहाँ सिर्फ सोनिया को ठीक कराने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ पर भरोसा मत करना जो हमें समझ में ना आए। रवि ने राहुल की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी बाहर से धीमी आवाज आई। वज्रनाथ आ चुका था। कुछ देर बाद राधा, कमलेश, रवि, राहुल और सोनिया वज्रनाथ के साथ गांव से बाहर निकल पड़े। रात का रास्ता सुनसान था। चारों ओर अंधकार फैला था और ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजर रही थी। सोनिया कमजोर होकर राधा का हाथ पकड़े चल रही थी। गांव से बाहर निकल पड़े, जबकि रवि बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वज्रनाथ, अभी हमें और कितनी दूर जाना है? सोनिया बहुत कमजोर है और इतनी रात में सुनसान रास्ते पर चलना भी ठीक नहीं लग रहा। तुमने कहा था कि ये कोई उपाय है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वहां जाकर करना क्या होगा। आखिर ऐसी कौन सी विधि है जो केवल रात के शमशान में ही की जा सकती है? राधा, जितना कम तुम जानोगी उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनकी विधि पहले से बताने पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तुम्हें बस सोनिया को मेरे बताए स्थान तक लेकर जाना है और वहां जो कहूं वही करना है। अगर तुम लोगों ने बीच में डरकर कोई गलती की तो सोनिया की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन वज्रनाथ, तुम बार बार हमें डराने वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में सोनिया को बचाने का ज्ञान है तो हमें भरोसा होना चाहिए कि वहां क्या होगा।
हम तुम्हारे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके हर बात मान लेंगे। रवि, तुम्हारा सवाल करना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, जब इंसान किसी अनजानी शक्ति के सामने खड़ा होता है, तब उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होता है। तुम लोग जितना संदेह करोगे, उतना ही भय तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। आज की रात तुम्हारी बहन के लिए निर्णायक है, इसलिए जो मैं कहूं उस पर विश्वास रखना। वज्रनाथ की बात सुनकर रवि चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल और गहरा हो चुका था। अगर वज्रनाथ सच बोल रहा था तो सोनिया के ठीक होने के लिए श्मशान घाट ही क्यों जरूरी था? रास्ते में अचानक सोनिया रुक गई। उसकी नजर अंधेरे में किसी एक जगह पर टिक गई। राधा ने उसका हाथ दबाया। सोनिया, क्या हुआ? तू अचानक रुक क्यों गई? कहीं फिर वही आवाज तो नहीं सुनाई दे रही? मेरी तरफ देख बेटी, इधर उधर मत देख। हम सब तेरे साथ हैं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। अगर तुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो मुझे बता, अपने मन में डर दबाकर मत रख। माँ, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी मुझे लगा जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत पास है। इतना पास कि अगर मैं पीछे मुड़ूं तो शायद वो मेरे ठीक पीछे खड़ा मिले। सोनिया, पीछे मत देखना। पता नहीं तुझे क्या महसूस हो रहा है, लेकिन अभी हम सब साथ हैं। बस मेरे और भैया के बीच चलती रहे। अगर रास्ते में कुछ दिखाई भी दे तो घबराना मत, क्योंकि डरकर हम खुद ही ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो शायद वहां होती ही नहीं। सोनिया ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसी क्षण रवि ने पीछे देखा। रास्ता खाली था, फिर भी कुछ दूर मिट्टी पर ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ देर बाद सामने पुराने पेड़ों के पीछे श्मशान घाट दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। घना अंधकार चारों ओर फैला था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर किसी रहस्यमयी आकृति की तरह फैल रही थीं। यही जगह है? वज्रनाथ, मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर इस जगह पर कोई ऐसी विधि होने वाली है जिससे सोनिया को खतरा हो सकता है, तो मैं अभी उसे लेकर वापस चला जाऊंगा। बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। कमलेश, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है तो अपने मन का भय शांत करो। यहां जो होगा वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा। किसी को नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कोई मेरी साधना में बाधा न डाले। बस सब लोग मेरे बताए स्थान पर खड़े रहना, और जब तक मैं ना कहूं कोई आगे मत बढ़ना। तुम्हारी बात मान रही हूँ वज्रनाथ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं सोनिया से नजर नहीं हटाऊंगी। तुम कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र पढ़ो, मगर अगर मुझे लगा कि मेरी बेटी को खतरा है तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, चाहे मुझे इस अंधेरे शमशान से अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। वज्रनाथ ने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आई जिसे देखकर राधा के भीतर अनजानी सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही क्षण वह सामान्य हो गया। वज्रनाथ ने जमीन पर एक स्थान साफ किया, फिर उसने अपने साथ लाई वस्तुओं को एक एक करके वहां रखना शुरू किया। नींबू, मिर्च, एक काली गुड़िया, कुछ रहस्यमयी वस्तुएं और उसके पास रखा मुर्गा देखकर राहुल का चेहरा उतर गया। वज्रनाथ, ये सब क्या है? तुमने हमें बताया था कि सोनिया को ठीक करने की कोई साधना होगी, लेकिन यहाँ ये काली गुड़िया, नींबू, मिर्च और बाकी चीजें देखकर तो मामला कुछ और ही लग रहा है। सच सच बताओ, तुम यहाँ करने क्या वाले हो? तुम्हें अभी हर चीज का अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक विधि में हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तुम्हारी बहन की परेशानी सामान्य नहीं है, इसलिए उसका उपाय भी सामान्य नहीं हो सकता। अगर तुम लोग मेरी साधना पर संदेह करते रहे तो बेहतर होगा कि अभी लौट जाओ। नहीं, हम लौटेंगे नहीं।
लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात ध्यान से देखूंगा। सोनिया को ठीक करने के नाम पर हम यहाँ तक आए हैं, इसलिए मुझे जानने का अधिकार है कि तुम क्या करने वाले हो। अगर तुमने हमारी बहन के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। माँ, फिर वही आवाज आ रही है। कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे यहाँ से घर ले चलो। मुझे लगता है कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत होने वाला है। डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। वज्रनाथ, अब बहुत हो गया। अगर ये साधना सोनिया को और डरा रही है तो इसे बंद करो। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, लेकिन मेरी बेटी की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो तुमने हमसे छिपाया है। राधा, अभी पीछे हटना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। जिस चीज से तुम डर रही हो वही तुम्हारी बेटी की बीमारी का कारण है। अगर आज रात विधि पूरी नहीं हुई तो जो शक्ति उसके पीछे लगी है वो उसे छोड़ने वाली नहीं। इसलिए शांत रहो और याद रखो, अभी तक मैंने तुम्हें केवल वही दिखाया है जो तुम्हें दिखाना जरूरी था। वज्रनाथ ने रवि की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर राधा पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वज्रनाथ, अब किसी तरह की पहेली मत बुझाओ। अगर तुमने हमें यहाँ किसी गलत उद्देश्य से बुलाया है तो अभी साफ साफ बता दो। मेरी बेटी की बीमारी का नाम लेकर तुमने हमारा विश्वास जीता और हमें इस सुनसान जगह तक ले आए। अगर तुम्हारे मन में कोई कुटिल योजना है तो याद रखना, मैं अपनी बेटी और अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। हे शमशान के देवता, 4 बलियां स्वीकार करो। अचानक राधा की नींद खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। उसने तुरंत बाहर जाकर देखा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सोनिया, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राधा, तुमको कितनी बार समझाया है कि डार्क हवेली की डरावनी कहानियां ज्यादा मत देखा करो। ये डार्क हवेली वाला जाने क्या क्या ऊटपटांग बनाकर डाल देता है और तुम बेवजह दिन भर भूतिया सपने देखकर डरती रहती हो। कितनी बार समझाया है कि ज्यादा डरावनी कहानियां मत देखा करो, फिर भी तुम रोज रात 9 बजे डार्क हवेली की वीडियो देखती रहती हो। तुम नहीं सुधरोगी।